हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 19। ये बायोलॉजी का चैप्टर है 19वां, जिसमें हम रिप्रोडक्शंस इन अ प्लांट यानी पादपों में जनन के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि पादप जो है जनन कैसे करते हैं। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनका जो है सीबीएसई में पढ़ते हैं, जिनका एनसीईआरटी बुक है। अगर एनसीईआरटी बुक में अगर ये सिलेबस है रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। साथ में 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं जो सीबीएसई में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी उनका जिसका बुक है, उनके लिए भी ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ में यूपी बिहार बोर्ड वाले बच्चों को भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है ये आपको डबल डोज में लेके आता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम का जो है डबल डोज मिलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में समझाया जाएगा, जो कि बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे कि प्लांट जो होती है किस प्रकार जो है अपना रिप्रोडक्शन करती है और कैसे अपना जैसे जो है जनन करती है। तो इसके विषय में हमें बहुत चर्चा करेंगे और जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is fertilization. Friend, here the fertilization is the most important topic. There are pollination. The next is the fertilization. The pollen grain is the richest in the right. There is a stigma become a three-celled. If are not to be three-cell is bearing two male gamete and the one tube cells are vegetative cells and began to the germinate. There is a fertilization of three cell bearing two males and the one is the vegetative cell. The each pollen grains form a small tube like a structure. Each pollen grains from a small tube like a structure is called pollen tube, which is the emerge through their germ pore. The content of the pollen grains move into their tubes and the tube nucleus occupy the tip of the pollen tube. There is the most important here. There is a nucleus occupy the tips of the pollen tube. The pollen tubes grow through their tissue of the stigma and stele. There is a stem and finally enter the ovule through the macropolis. There is the ovule here. The macropolis here is the most important. The vegetative nucleus of the tube nucleus degenerates and the two sperm are a male gametes now occupy the tip of the pollen tube. The vegetative nucleus here that is generated by there are two sperm, the male gamete, and next is the tip of pollen tube pass through one of the syngrazid and the brusted there release the two sperm into embryo sac and one sperm fused with the eggs is a cynogamies and form a diploid zygote. There is hymogamies of
diploid zygote, the other sperm fuse with the secondary nucleus from the primary and endosperm nucleus, which is the triploids in a nature. Since the two types of fusion, synogamy and triple fusion, take place in the embryo sac, the process is termed as a double fertilization. This term is called double fertilization because two types of fusion, there is a synogamy and triple fusion, take place in the embryo sac. Their process is called a double fertilization. After triple fusion, the diploid primary endosperm cell devolve into an endosperm, and the endosperm provide to food to be developing embryos. Friends, the most important topic for the PMT question. Endosperm provide to the food to the developing of embryo. There is an endosperm. There is a main role of the endosperm provide to the food of the embryo, and there are cyanogaretes and the antipodal cell also degenerated by the contribute of nutrition to the young embryo. There is a other is a cyanogaretes and antipodals are degenerated to contribute to nutrition to the young embryo. And here significance of fertilization, the give a stimulus for the growth of ovaries and leading to the fruit formation and help in the recombination of character as a gene from two different individuals combine and form to zygote. There is the most important here. The next is post fertilization change. What do you mean to the post fertilization change? So here even that float double fertilization are development of endosperm and embryo and the maturation of two ovule into the seed and ovary into the fruits. There is the most important. There is the embryos and endosperms are maturation of the ovule into the seed and ovary into fruits. The first is endosperm. There is endosperm. The endosperm is development began before the embryo's development, and this need to the provide to nutritive tissue for a growth of the zygote into any embryo. The primary endosperm cell divided, separated, and form on the endosperm tissue. There are three ways in which the endosperm may be developed. There is three ways or endosperm are developed here. First is a nuclear type. The first is nuclear type. The primary endosperm nucleus undergoes to the repeated mitosis, mitotic division to give rise to the free nucleus which the arrange themselves at the peripheral, leaving a large center space. And cell wall formation start to subsequently from the peripheral toward to the center, and endosperm become a cellular at maturity. Cellular at maturity, and this is their most common types of endosperm development, and in the C the magazine, wheats and the rice. The nuclear types of example is magazine, wheats and rice. And second is in cellular types. The second is in cellular types here. Each nuclear division of primary endosperm nucleus is the flowing by the cytokinesis and making the endosperm cellular from beginning. There is the cytokinesis is a play an important role of endosperm cellular is the beginning. And last is C. Here is the halobial endosperm. The halobial is the endosperm. In the first mitosis of primary endosperm nucleus is there flowing by the cytokinesis, and it's give rise to two unequal cell. There is a give rise to a two unequal cell, and subsequently there is a mitotic division in a both the cell are free nuclear, but ultimately has a mature endosperm become a cellular after cytokinesis, and endosperm may be completely consumed by their developing. There is a endosperm may be completely consumed by the developing embryos before their seeds maturation as may be dicote. Dicote is a seed like a pea, and beans are it may be perceived in their mature seed or may be even by the messages considerable in the kernels and coconut. There is a dicots seeds like a peas and beans, and there is a orally by endosperm are present.
दोस्तों यहाँ पर जो है हम फर्टिलाइजेशन के बारे विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए फर्टिलाइजेशन जो होती है, अगर पोलिनेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन का अपना एक महत्व रखता है। कहते हैं किस प्रकार फर्टिलाइजेशन हुई और कैसे जो है ये फल में कन्वर्ट हुआ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं ये प्रोसेसिंग इंसानों की तरह ही होती है। जब स्पर्म एग में एंट्री कर जाता है तो वहाँ पर जो है आपको पता है मेटासिस जो है डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है, और वो जो होता है धीरे 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 जो है क्लीवेजिंग करते हैं। तो कई हद तक जो है यहाँ पर भी वही प्रोसेसिंग देखने को हमें मिलेगा और मिल भी रहा है। कहते हैं निषेचन जो होती है मैंने कि एक विशेष बात है। कहते हैं जब परागण कण सही वर्तिकांग में पहुंच जाते हैं और 3 कोशिकाएं बन जाते हैं, यदि वे पूर्व से ही 3 कोशिकाएं 2 नर युग्मकों और 1 नालिका अथवा जो है कार्यक कोशिका युक्त न हो तो उनमें अंकुरन होने लगता है। अगर ऐसा न हो तो अंकुरन होने लग जाता है और परागणों कणों में से एक नालिका जैसी रचना और परागनाली यानी पॉलिन ट्यूब जो है जनन छिद्र में से बाहर को निकल जाती है। परागण कण का पदार्थ इस नली में चला जाता है और नालिका केंद्रक यानी ट्यूब्स न्यूक्लियस में जो है परागण नालिका के शीर्ष पर पहुंचा दिया जाता है। यानी शीर्ष पर पहुंचने के बाद जो है आगे प्रोसेसिंग होती है। कहते हैं पराग नालिका जो होती है वर्तिकांग और वर्तिकाक के उत्कों से होते हुए अंततः सूक्ष्म द्वार के माध्यम से बीजांड के भीतर चला जाता है। आपने डायग्राम भी देखा होगा और बनाया भी होगा कि पहले ऊपर जाता है फिर धीरे धीरे जो है बीजांड के भीतर चली जाती है और यहाँ पर कार्यक कोशिका नष्ट हो जाती है। ऊपर के जो कार्यक कोशिकाएं होती है वो नष्ट हो जाती है और जनन कोशिकाओं में विभाजित होकर 2 जब हम नर युग्मक बन जाते हैं। आपने फूलों में भी देखा होगा, ठीक है, या कोई फल आप देखना ध्यान से, जब वो फूल खिलता है ना, जब उसमें जो है धीरे धीरे बीजांड बन जाता है और यानी छोटे से फल बन जाता है, तो फल के अंदर आप देखोगे कि फूल के कुछ अंश दिखेंगे और ये फूल जो होते हैं धीरे धीरे मुरझा जाते हैं, ठीक है, और ये टूट के गिर भी जाते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये आप अपने आसपास भी देख सकते हो। कोई फल लगा हुआ है तो देखना छोटा सा फल में जो है फूल छोटा सा जरूर लगा हुआ होगा, क्योंकि जो बीजांड होता है धीरे 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 फल में कन्वर्ट होने लग जाता है। कहते हैं कार्यक कोशिका नष्ट हो जाते हैं और जनन कोशिका विभाजन होकर ये 2 जो है पनुम नर युग्मक बन जाते हैं। परागण नली का सिरा फूट जाता है, यानी परागण नली का जो सिरा होता है दोस्तों ये फूट जाता है और 2 पुनम्स भ्रूण कोश के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इनमें एक पुनिम्स अंडाणु के साथ संलग्नित हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं युग्मक संलयन यानी साइनोगैमी कहते हैं, और युग्मंजन भी बनाता है। दूसरा जो है पुमनी द्वितीय केंद्रक के साथ संकेंद्रित हो जाती है तथा यह प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक बन जाता है। इस प्रक्रिया के जो है हम दोहरा निषेचन कहते हैं। देखिए इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें 2 बार प्रोसेसिंग हुई है, 2 बार प्रोसेसिंग हुई है, इसलिए इसको दोहरा निषेचन के नाम से भी जाना जाता है। यानी अंड और द्वितीय केंद्रक, यानी अंड का हुआ और द्वितीय केंद्रक का हुआ, इसलिए इसको दोहरी निषेचन भी कहा गया। और तीसरी जो होता है तीसरा संलयन, जिसे हम तृतीय केंद्रक या एक प्रमुख केंद्रक भी कहा जाता है, वो तीसरी संलयन में कहलाएगा। कहते हैं तीसरे संलयन के बाद प्राथमिक जो है भ्रूण कोश केंद्रक में परिवर्धन होकर तथा भ्रूण जो है पोष बन जाते हैं, और इस प्रक्रिया को जो है निषेचन नाम दिया गया है। जब भ्रूण पोषण बनते हैं दोस्तों, इसी को जो है निषेचन का नाम दिया है। कहते हैं भ्रूण पोषण में परिवर्तनशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, यानी भ्रूण पोषण परिवर्तनशील भ्रूणों को जो है पोषण प्रदान करता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बाद में सहायक कोशिका जो होती है, यानी बाद में जो सहायक कोशिका होती है प्रतिव्यास कोशिका या एंटीपोडल सेल विघटित हो जाती है, यानी एंटीपोडल सेल जो दोस्तों होती है वो नष्ट हो जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बनाता है। अब यहाँ पर बात आता है निषेचन का महत्व। देखिए निषेचन क्यों जरूरी है। कहते हैं ये अंडाशय वृद्धि के लिए उद्दीपित पैदा करके फलों के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, यानी अंडाशय में जो है वृद्धि के लिए उद्दीपित पैदा करके फल के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। लक्षणों को पुनर्योजन में सहायता करके 2 अलग अलग विशेषताओं से आए 3 प्रमुख मिल जाते हैं और युग्मज बन जाते हैं। कहते हैं निषेचन के पश्चात, देखिए निषेचन के पश्चात क्या होता है। निषेचन के पश्चात जो होता है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। निषेचन के पश्चात होता क्या है, निषेचन के बाद जो घटनाएं आती है उनमें जो है भ्रूण कोश तथा भ्रूण के बीजांड की प्रवेशिका के बीज बनता है और अंडाशय में ये फल बनने की प्रक्रिया होती है। यानी यही बदलाव जो होती है फल बनने की प्रक्रिया में इम्पोर्टेंट होता है। यानी भ्रूण कोश जब बनता है तो भ्रूण बीजांड की प्रवेशिका करता है और ये फल बनता है। कहते हैं अगर आप देखोगे भ्रूण
जो है भ्रूण पोषण यानी एंडोस्पर्म देखोगे तो एंडोस्पर्म में जो इसकी क्या प्रक्रिया होती है ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। कहते हैं भ्रूण बनने से पहले जो है भ्रूण पोष का बनना शुरू हो जाता है, यानी भ्रूण पोष का बनना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों? आपके लिए क्वेश्चन है कि आप क्यों ऐसा करता है ये, ठीक है कि ये क्यों बनाता है, भ्रूण बनने से पहले भ्रूण कोश का बनना शुरू क्यों हो जाता है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आपको आंसर देना है। कहते हैं प्राथमिक कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है तथा एक भ्रूण पोषण ऊतक बनने लगता है। ऐसी 3 विविधता है जिससे भ्रूण जो है पोषण प्रवृत्त हो जाती है। देखिए 3 रीज़न है जिसकी वजह से भ्रूण प्रवृत्त होती है। देखिए भ्रूण बनने का अगर आपके पास समय था तो अगर आप जवाब दे चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं जवाब मैं यहीं छोड़ नहीं सकता। कहते हैं भ्रूण बनने से पहले जो भ्रूण कोश का बनना शुरू क्यों हो जाता है? इसका कारण इसलिए होता है कि जायगोट से भ्रूण बनने के समय पोषक ऊतक का उपस्थित होना आवश्यक है। अगर मान लीजिए अगर भ्रूण बनने से पहले अगर पोषक तत्व न रहे तो क्या भ्रूण विकास होगा? अगर माँ के अंदर मान लीजिए जो ओवरी होती है, ओवरी रिलीज करता है तो उसी में सारे पोषण होता है ना स्पर्म के लिए। अगर स्पर्म को अगर पोषण न मिले तो क्या वो स्पर्म आगे बढ़ेगा? नहीं। आप देखते हो मुर्गी के अंडे भी होते हैं तो उसमें जो है उसमें सारे पोषण तत्व पहले से ही मौजूद होते हैं, जिससे जो एग फर्टिलाइज होए वो पूरी तरह से जो है डेवलपमेंट हो सके। तो इसलिए जो है पहले से ही पोषण इसमें होता है। तो ये इसका आंसर था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो है भ्रूण पोषण को यानी एंडोस्पर्म को 3 भागों में विभक्त किया गया है, यानी इसको 3 भागों में जो है बांटा गया है। कहते हैं देखिए दोस्तों बांटना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब तक हम कार्य को ना बांटें तब तक जो है कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। जैसे आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर भी आपको एक काम दिया है और कई बच्चे जो है इस काम में लगे भी हुए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है। देखिए कहते हैं अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, तो इसमें जैसे भ्रूण अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, स्वयं नहीं बन सकता, तो त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आगे नहीं बढ़ सकता। और आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है उसका एक ही जो है एम है कि उन बच्चों तक पहुंचना जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है। और वो बच्चे आपको पता है कि मुझे तो मिल नहीं सकते, ठीक है, वो यूट्यूब के माध्यम से या आपके माध्यम से वो मिलेंगे। तो देखिए दोनों माध्यम जो है मैंने यहाँ प्रवक्त करने की कोशिश किया है। एक तो यूट्यूब का माध्यम ये रहता है कि मैंने ये वीडियो आपके लिए बना दिया और इसको डाल भी दिया, ठीक है। और आपका कार्य ये होता है कि उन बच्चों तक पहुंचाना। तो वो क्या है, कैसे होगा? आप कहिएगा कि मैं प्रचार करने जाऊं। दोस्तों ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रचार क्यों करोगे? हमारा तो सिर्फ समझने से मतलब, यही सोचते हो ना आप लोग। प्रचार नहीं करना है, आपको इतना भी तकलीफ नहीं उठाना है। आपने सिर्फ इतना करना है कि अपने उंगली को जो है यहाँ पर जहाँ पर होता है कि शेयर करने वाली बटन होती है उसको लेना है, दबाना है और इस कॉपी को जो है लिंक को कॉपी कर लेना है। और जैसे आप लिंक को कॉपी करोगे इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे जाके वहाँ पेस्ट कर देना है। हो गया इतना सा काम, हो गया 24 घंटे के लिए आपका सेवा। तो यही आपको करना है। अब इससे क्या होगा? आप सोचिएगा इससे क्या होगा दोस्तों। देखिए कहते हैं ना, कोई अगर कर्म का, आप भी पढ़ाई कर रहे हो तो आपको तो पता नहीं होगा ना कि क्या फल मिलेगा। आपने कर्म, आपको क्या करना है? कर्म करना है। फल तो कहते हैं ना समय अपने आप दे देता है। अगर आप इतना कर्म कर चुके हो तो 100% देखना कोई ना कोई विद्यार्थी होगा जो NIS में पढ़ रहा हो या CBSE में हो, जिनके पास बायोलॉजी हो, चाहे वो UP बोर्ड के बच्चे हो या बिहार बोर्ड के हो। अगर उनमें ये टॉपिक है तो वो ज़रूर देखेंगे, इतना मुझे विश्वास है, और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने लगाया है, आपको समझ में आया है तभी आपने लगाया है, तो वो दूसरे को फॉरवर्ड करेंगे। तो इस प्रकार जो है आप भी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है अपना रोल अदा कर सकते हो। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, देखिए चाहे राजनीति हो चाहे कहीं भी हो, एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे जितना मर्जी हो कूद ले, ठीक है, जब तक दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती। आपको पता है कि अगर कोई महल बनाई जाती है, कोई घर बनाया जाता है तो बंदा इंजीनियर ही सब कुछ नहीं बना लेता है। नाम बेशक इंजीनियर का आ जाता है, ठीक है, या बनाने वाला का आता है, लेकिन वहाँ पर उन व्यक्तियों को आप लोग भूल जाते हो जो अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो छोटे छोटे कार्य करके, छोटे छोटे मजदूरी करके उस घर में अपना नींव डालते हैं। बेशक ही वो पैसा लेते हैं, लेकिन उनका भी जो है बहुत प्यारा सहयोग होता है। जैसे आप लोग बहुत प्यारा सहयोग दे रहे हो त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाने में। तो ऐसे ही करते रहना दोस्तों, व्हाट्सएप पर जो है ज़रूर लगाना और बच्चों के शेयर जो है ज़रूर करना। अब यहाँ पर जो है हम एंडोस्पर्म यानी जो है भ्रूण पोषण में जो है 3 विधियों के बारे में हमने जानना है। तो पहला विधि यही है दोस्तों
कि केंद्रकीय भ्रूण पोषण, देखिए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इस प्रकार के भ्रूण पोषण के परिवर्धन में केंद्रक बार बार विभाजित होकर स्वतंत्र केंद्रक बन जाता है। जैसे कि आपने देखा कोई मेल में जो होता है, इंसानों में भी ऐसा होता है कि बार बार विभाजित होकर जो है बनता है, तो सेम इसमें भी ऐसा ही होता है कि बार बार विभाजित होकर स्वतंत्र जो है केंद्रक बन जाता है, जो स्वयं एक बड़ा तथा केंद्रीय स्थान छोड़कर किनारे पर ये व्यवस्थित हो जाता है, यानी किनारे पर ये व्यवस्थित हो जाता है। और इसके साथ ही जो कोशिका भित्ति का निर्माण शुरू हो जाता है, यानी यहीं से जो है फल बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब आपको पता ही है जब क्लीवेजिंग होती है इंसानों में तब जाके जो है बच्चा बनना यानी एम्ब्रॉयज बनना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही पौधों में भी होता है। ठीक है, जब ये विभाजन कर जाता है, केंद्र के भ्रूण कोश विभाजन करता है, तब जाके जो होता है परिवर्तित होने में भ्रूण कोश जो होती है बनना निर्माण शुरू हो जाती है। और भ्रूण कोश का सबसे सामान्य प्रकार परिवर्तन और इसके जो है मक्का और गेहूं इत्यादि में देखा जा सकता है, जिसको आप स्पष्ट रूप में देख सकते हो। दूसरा जो दोस्तों है कोशिकीय सेलुलर, कोशिकीय कहते हैं या इसको हम सेलुलर भी कहते हैं। इस प्रकार के भ्रूण कोश में प्रत्येक केंद्रीय विभाजन के बाद जो साइटोकाइनेसिस होती है, जो शुरू से ही इसे कोशिकीय बना देता है। उसके बाद अंतिम जो हमारा हेलोबिलियस, यानी हेलोबिलियस भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं इस प्रकार के भ्रूण कोशों में प्रथम जो होती है सूत्री विभाजन में दो असामान्य कोशिकाएं बनती है। देखिए इसमें दो जो है असामान्य जो है कोशिकाएं बनती है और इसके बाद की विभाजन स्वतंत्र रूप से केंद्रीय हो जाती है। लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत जो है कोशिकाएं हो जाती है। ठीक है, और बीज में जो है परिव्यक्त होने से पूर्व ही परिवर्धन होने से होते हुए भ्रूण द्वार जो है भ्रूण कोश के पूर्णतः उपयोग में किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में अगर आप देखना चाहोगे तो कुछ द्विबीजपत्री यानी जो डाइकोट्स होते हैं प्लांट, कुछ द्विबीजपत्री जैसे कि आप देखोगे मटर और सेम आदि में इसको परिव्यक्त बीज में भ्रूण कोश बन रहे होते हैं। कुछ अनाजें नारियल इत्यादि में भी ये काफ़ी मोटे हो जाते हैं। आपने अगर मटर को खोल के थोड़ा देखना जो अंकुरित होती है तो उसी अंकुरित में देखना कि 20 सेंटर पॉइंट से जो है एक जो है जड़ जैसा नुमा दिखेगा। तो इस प्रकार जो है ये पौधों में बनने के लिए जो है अग्रसर हो जाता है, यानी पौधे बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। The next topic is development of embryo. What do you mean by development of embryo? The here topic is the zygote divided into two cells. The upper cell, embryonal cells, and lower cell is the supersensor cell. Here shown in this diagram, the embryonal marks here and supersensor is the cells are present and embryo is also present here. There is a most important diagram for here. Here is a part is the simple assembled cells and embryos, but B is the development and C is also other development and D is the mostly development and the E is the larger development and there is the F is the embryos development and this like. There is the most important for the embryos development over here and showing this diagram. And at least go away to the H development of embryos. There are clear show there is a development of embryos on the fertilization and the G is a completely developed. There is embryos stage of A to H and there is a development of embryos on the plant. Here is the lower cells devices informed to the suspensor and there are the suspensor is a process the development of embryos into the endosperm to get a food and the embryonal cells divided several times and they finally get differentiated into a radicle, spambles and cytocodium. And there is a fifth, there is a egrement and they become hardened and the tenus there is the seeds coated which is the protect the seed. And there is a last is this the seed may be a dichotodomous with there is a two cytodomes P and grams or the monocytodomes with their own cosmosomes is the wheat and rice. And here polyemryony is a polyemryonies mean there are radicals embryos development in the plant from your textbook is a polyemryonies is there is a formation of more than one embryos in the single ovule. The development of the extra embryos may be due to a division of the other cell in the embryos sac like a cyanoids and antipodal cells to give
rise to additional of embryos. This is called to the adventives of polyembryology. And there is a second is the zygote may be divided to give to rise to two or more cell. Each of which develops into separate embryos. This is called to the cleavage. There is a cleavage is a polyembryos. Cleavage is a mostly is hearing you the development of a human of embryos. There are cleavaging processing on development of embryos in any plant and animal also. यहाँ पर दोस्तों जो है बीजों का परिवर्तन देखिए, जैसे हम फर्टिलाइजेशन के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि किस प्रकार जो है कैसे जो है फूल जो है फल में कन्वर्ट हुआ है। कहते हैं बीज का परिवर्तन। अगर बीज का परिवर्तन होता कैसे है, देखिए जायगोट में विभाजन होकर दो कोशिकाएं बन जाता है और ऊपरी कोशिका भ्रूण कोशिका तथा निचले जो है लंबित कोशिका, यानी एक को है एम्ब्रियोनल सेल्स कहते हैं और जो निचला पार्ट होता है उसको हम सुपरसेंसर सेल कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ए से लेके आपको एच तक डायग्राम दिखाया गया है। कहते हैं अगर पहला स्टेज आप देखोगे तो इसमें दो न्यूक्लियस के रूप में आपको दिखेगा। संबंध जो होगा दोस्तों उसके अगले पार्ट में दिखेगा, बी पार्ट में दिखेगा, जो भी देख सकते हो आप। कहते हैं इसी प्रकार डेवलपमेंट होता है। ये डेवलपमेंट हमें कुछ हद तक इंसानों के जो एम्ब्रियोस डेवलपमेंट होते हैं उस चीज़ को भी दर्शा रहा है। तो ये काफ़ी विशिष्ट होती है। कहते हैं जब स्पर्म एंटर करता है ओवरीज में तो आपको पता है कि इसी तरह क्लीवेजिंग करता है और क्लीवेजिंग करके जो है एक अलग टाइप के फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है, यानी जो है बच्चों के रूप में कन्वर्ट होता है। तो कहते हैं यही प्लांट में भी दर्शाया गया है। ये स्टेज देखने के बाद आप जो काफ़ी हद तक ये कह सकते हो कि प्लांट में भी सेम प्रोसीजर ही होता है। अगर इसे अगला स्टेज देखोगे तो इसे भ्रूण सहित जो है विकास होने लग जाता है। फिर निलंबन जो है आगे बढ़ जाता है जब डी पार्ट में पहुँचोगे और डी से ई में जब पहुँचोगे तो इसका काफ़ी विकास हो जाता है, यानी परिवर्तन के रूप में ये दिखने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़ोगे तो ये बिल्कुल ही जो कन्वर्ट हो जाता है और एटलीस्ट जब आप लास्ट अंतिम सेकंड में देखोगे तो उसमें देखोगे कि किस प्रकार एम्ब्रियोस का जो है भ्रूण का परिवर्तन हो चुका है, यानी भ्रूण जो है बिल्कुल बन चुकी है और ये फ्रूट जो है फ्रूट बनने के लिए तैयार है। तो ये सारे प्रोसेसिंग जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पौधों के प्रवक्ता होने में, यानी पौधों के जो डेवलपमेंट होने में, उसके बीज को डेवलपमेंट होने में, इसको फल के डेवलपमेंट होने में। तो यही चीज़ जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ स्थान रखती है कि काफ़ी हद तक जो ये जीव जंतु हैं या प्लांट है सारे एक जैसे ही अपना क्रिया करते हैं। कहते हैं अगर आपने चित्रों को देखा तो इसमें बहुत कुछ समझ में आया होगा कि इसमें जो निचला कोशिका में विभाजन होता है वो निलंबन यानी सस्पेंसर बन जाता है, यानी सस्पेंसर अभी आपको बनते हुए देखे होंगे और उसका निलंबन जो है परिध्वनिशील भ्रूण को एंडोस्पर्म में पहुंचा देता है ताकि उसे वहां से पोषण प्राप्त कर सके। अगर पोषण नहीं मिलेगा तो ये जो है भ्रूण विकास नहीं करेगा। भ्रूण कोशिका अनेक बार विभाजित होती है, अंततः वो 3 भागों में मुल्कली जुमलाकुत यानी एडिकल्स प्रकृति यानी पेलम्बस तथा बीजपत्र यानी कोटिलडन्स में विभक्त हो जाती है। यानी 3 पार्टों में जो है ये विभक्त होते हुए आपने देखा होगा। ठीक है, जो तीसरा डायग्राम था वो 3 भागों में इसको विभक्त कर दिया था। कहते हैं आवरक को यानी डेवलपमेंट में जो है बीज चोल यानी सीड कोट बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी सीड में जो है धीरे धीरे कोटिंग होना स्टार्ट हो जाता है और कभी कभी जो है आवरक काफ़ी कठोर हो जाता है और इस प्रकार बीज जो है सुरक्षा प्रदान कर जाता है। यानी उसको जो है सबसे पहले सुरक्षा देने के लिए बीज के ऊपरी जो परत होती है उसको कठोर बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार बीज द्विबीजपत्री 2 यानी बीजपत्र वाले हो सकते हैं, जैसे मटर और चना में आपने देखा ही होगा, अथवा जो है एक बीजपत्री साथ एक बीजपत्री भी हो सकता है जैसे गेहूं और चावल। तो ये सारे चीज़ें जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है इसको समझने के लिए कि फर्टिलाइजेशन होती क्या है। अब यहाँ पर हमारे समझ एक टॉपिक आया है, उसको कहते हैं बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता का मतलब दोस्तों यही होती है पोलिएम्ब्रियोनी। पोली यानी बहुभ्रूणता मतलब बहुत। अपनी जो आपने देखा ही होगा भ्रूण परिवर्तन के बारे में फिर जो बातें यहाँ की जा रही है, कहते हैं एकल बीजांड में 2 से अधिक भ्रूण का बनना, यानी एकल बीजांड में क्या होता है 1 से अधिक भ्रूण का बनना अर्थात भ्रूणों का बनना, जिसमें जो है कुछ कारणों पर निर्भर करता है, इसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, कौन से कारण है? ये होता है सहायक कोशिका अथवा परिव्यक्ता कोशिकाओं के भांति भ्रूण को अन्य कोशिकाओं का विभाजन, यानी यहाँ कोशिकाओं का दोस्तों क्या हो जाता है विभाजन हो जाता है, इससे अतिरिक्त भ्रूण बनने लग जाते हैं और ये जो है अनविटर यानी बहुभुजता यानी एडवेक्टिक्स बोनिस कहलाता है। और कहते हैं युग्मन जो विभाजित होकर 2 कोशिकाएं उत्पन्न करती है जो अलग अलग भ्रूणों में परिवर्तन हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं बदलन भ्रूणता यानी क्लेवेजिंग। क्लेवेजिंग जो है आपने काफ़ी जब ह्यूमन एम्ब्रियोस पढ़ोगे तो उसमें आप जानोगे क्लेवेजिंग किस प्रकार होती है। तो यहाँ पर छोटे वर्ड में ही क्लेवेजिंग दिया गया वर्ड जिसको भ्रूणता कहते हैं, इसको हम क्लेवेजिंग पोलिएम्ब्रियोसिस कहलाता है।
Our next topic is seed. Seed is the most important topic here. The seed is identify the repent available. There is a seed is a so the flow chart here. The seed is a seed coat, embryo, and the endosperm. There is a three types seed are divided: seed coat, embryos, and endosperm. There is a seed coat is a divided further testa and testamen. Testamen there is a embryos development further embryonal axis and costoderms 1 or 2. There is a embryo Nulls is the axis is the plums and radicals are divided. But endosperm is only endosperm only the volume of seed. There is the most important of flow chart here. They are clear for the seed or development here. Why is it important of the seed? Friend, here the important of seed because it is a constant of embryos which evolve into new plant. The seed is the most important, play the role on the development of new plant, and the seed is coat protect the embryos against the dehydration and mechanical damage. There is seed coat is the most important play here role because they are protect embryos against to dehydration and mechanical damage. There is the most important, and seeds can be stored and transferred from to the place to another and thus the help to the dispersal. There is the most important here. And the first here topic our structure of gram means dicot seed. There is a gram structure dicot seed here. The seed is enclosed in the pod. There is seed, it is enclosed in a pod. It is a and somewhat a conicals is a shaped. There is the most important there conical shaped. And the seed is attached to the small stall. And also the point of attachment of seed to the stalk is called to the helium. Heliums is the other. And testa is the brown seed coat fused with the inner coat of the testamen. And the below it is a small pore. The macropolis is the last is the embryonal axis is then closed by their two fleshly cotyledon. And here B is the structure of magazine gram is a monocot. There monocot the magazine gram in the border is a shape and testa and the testamen they are fused together which are a further inseparable fused with their pericarps. And the embryos is to about to the narrower side of endosperm and the endosperm store the starch and protein. Friends, the most important here, the PMT question. The endosperm is stored the starch and protein. That is the endosperm is the stores the starch and protein. There are outermost layer which is the contain only protein is called to the eleventh layer. There is the outermost layer is only is contained by the protein. The embryos as a consist one large cytoderms called the cytoplasms and the embryonal axis lies lateral to the scrotoleum. Here to show the different types of seed, the structure of dicot and monocot seeds. Here, there is the most important here. The external view of the gram seed is the diagram A. There is a view of the gram seed is here, and also is a show the plumliums on and catodium. There is the most important and internal. There is structure of gram seed is a B means here present of radicals of air and the embryos mean gram. Gram is a so the embryos of air. There is a C part is the most important here and the magazine gram entire is a D. There is a remnant style endosperm and embryos is also. There is the most important for the C seed and the LS of the magazine gram. There is a magazine is the gram is a here is a E section. There is a present of seed coated fruit balls, lamel layers, base of style, endosperm, epitheliums, stolons and coleopetias, plambias and radical coleohersia is also present of important part of here. There is the most important for the show in this picture, the structure of dicot and monocot seeds on here. तो यहाँ पर जो है बीज के बारे में हमें बहुत रोचक बातें जानने को मिल रहा है। कहते हैं बीज आखिर बीज जो कितनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। कहते हैं कोई भी प्लांट को आगे बढ़ने के लिए बीज अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि बीज से ही जो है अगला प्लांट आगे बढ़ेगा या अपने जैसे वो बनाएगा। कहते हैं बीज की परिभाषा प्रवक्ता बीजांडी होती है, यानी कहा जाए तो बीजांड ही बीज का मुख्य भाग होता है। अगर हम बीज को देखें तो बीज जो है यहाँ पर कई रूपों में विभक्त हो गया है। जैसे आप देख सकते हो कि बीज जो होती है 3 आवरण होते हैं। बीज आवरण होती है,
भ्रूण होती है और भ्रूण पोषण होता है। ये 3 चीज़ों से ये डिवाइडेड होती है। लेकिन ये आगे चल के जो है बीज आवरण वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, यानी बीज चोल जिसका हम टेस्टा नाम कहते हैं, और प्रवार, प्रवार मतलब है टेगमेन, टेस्मेन में कन्वर्ट हो जाता है। बीज आवरण जो है 2 भागों में विभक्त होती है। अगर हम भ्रूण को ले यानी एम्ब्रॉयस को ले तो ये जो होती है भ्रूण कक्ष अक्ष और बीज पत्र में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर भ्रूण अक्ष लिया जाए तो ये प्राकूर और मूलाकार कूर में ये कन्वर्ट होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। लेकिन यहाँ भ्रूण पोषण जो है केवल पोषणधारी बीजों में ही ये पाया जाता है। तो आप इस फ्लो चार्ट से भी बहुत कुछ समझ सकते हो और जान सकते हो कि भ्रूण में आखिर क्या क्या प्रक्रिया होती है और उसकी क्या विशेषता होती है। लेकिन अगर बीज की महत्वता के बारे में हम विषय में चर्चा करें तो आपको पता होना चाहिए कि बीज की महत्वता जो है भ्रूण इसके भीतर स्थित होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही होती है कि भ्रूण जो होता है इसके ही भीतर स्थित होता है, जो परिव्यक्त होकर नए पौधे के रूप धारण कर लेता है, यानी नया पौधा बन जाता है। और बीज आवरण भ्रूण की सुरक्षा प्रदान करता है। जो आवरण होती है दोस्तों, बीज आवरण होती है, भ्रूण की सुरक्षा प्रदान करती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्य रहता है। कहते हैं बीजों के संचलित किया जा सकता है अथवा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ठीक है, बीजों को हम संचलित भी कर सकते हैं, यानी कई दिनों तक, कई सालों तक उसको हम सेव करके रख भी सकते हैं। और कहते हैं कि यहाँ से वहाँ ले जाना भी बहुत ही आसान होता है। जैसे आप देखते ही हो चना, मटर, मक्का आदि बहुत से जो बीजें हैं यहाँ से वहाँ ले जाया भी गया है, क्योंकि पहले ये भारत का पार्ट नहीं हुआ करता था। हम ये विदेशों से लेके हमारे अपने जो है धरती पे लगाया और इसको जो है हम आज फ़ायदा उठाते हैं। कहते हैं यही तभी संभव होता है ना क्योंकि बीज के फॉर्म में है। ठीक है, आगे कहते हैं कि अगर हम पहला पार्ट देखें तो चना द्विबीजपत्री के बीज की संरचना कैसी होती है। यानी द्विबीजपत्री में अगर आप देखोगे चना यानी बीज एक फली होती है अथवा ये स्लेब यानी पोट के भीतर बंद होता है। यह कुछ जो है शंकुआकार होता है, यानी शंकुआकार देखने को मिलेगा। बीज एक छोटे से वृत्त से जुड़ा हुआ होता है, यानी वृत्त छोटे से वृत्त से जुड़ा होता है। बीज के वृत्त के साथ जुड़े होने के बिंदु को यानी इसको नाविका यानी हिलोमस कहते हैं, यानी हिलियोमस जो होती है नाविका को कहते हैं बीज चोर यानी टेस्टा जो होता है भूरे रंग का बीजा आवरण होता है, जो भीतरी आवरण यानी टेगोमेन अंततः प्रवाह कवच के साथ समेकित हो जाती है, यानी ये भीतरी आवरण को संचेत करता है। उसके बाद कहते हैं इसके नीचे एक छोटा छिद्र होता है जिसको हम छिद्र द्वार यानी मैक्रोपाइल्स कहते हैं। यानी ये मैक्रोपाइल्स जो होते हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और भ्रूण 2 मसलस बीजपांड के बीच बंद रहता है, यानी भ्रूण जो होती है 2 मसल बीज पत्रों के बीच बंद होता है। आपने देखा होगा अगर मटर को खोल के देखो तो मटर जो है 2 भागों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, और लेकिन जो बीज सेंटर में जो होती है वहीं पे आपका जो है बीज पत्र पाया जाता है, यानी भ्रूण वहीं पे पाया जाता है, यानी 2 मसल्स के बीच में वो प्रेजेंट होता है। अगर आपको देखना है तो चने को क्या कीजिए, उसको फुला दीजिए और सुबह होकर देखना, जब उसको थोड़ा सा जो है कपड़े में बांध दीजिए और 1 दिन के बाद देखिएगा जब उसमें थोड़ा सा कलियां आ जाती है, यानी छोटा सा जो है वो भ्रूण बन जाता है। तो आप उसको जो है उसको छिलका हटा के उसको खोल के देखिएगा, क्योंकि द्विबीजपत्री में आएगा तो उसको खोल के देखिएगा तो आपको वहाँ पर भ्रूण का विकास होता हुआ नज़र आएगा। तो ये प्रैक्टिकल बहुत बड़ा नहीं है, आप अपने घर में भी देख सकते हो। अपने मम्मी पापा को कहो कि चना उसको फुला दे और अगले दिन जो है उसको कपड़े में बांध के रख दे और उसके अगले दिन आप देखना कि उसमें भ्रूण जो है विकास होगा। और भ्रूण का साइज जो होगा जैसे हम चित्र में भी देखेंगे उस तरह ही होगा। जैसे यहाँ पर आप चित्र देखोगे, जो यहाँ पर चित्र जो है आपका सी देख रहा होगा, उसी प्रकार के भ्रूण आपको दिखेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे आप जो है इसका बी पार्ट में भी आप देख रहे होगे, बीच पार्ट में चना ही दिखाया गया है, जिसको दोनों साइड जो है मसल यानी मूलाकुरम दिया गया है और बीच में आप देखोगे तो भ्रूण का विकास को दर्शाया गया है। ठीक है, पहले पार्ट में आपको चना दिखाया गया सिंपल, फिर उसको सेकेंड वाले में अगर देखोगे उसी पहले ही पार्ट में तो उसमें चना जो है थोड़ा सा आगे निकला हुआ, यानी ये अंकुरन हो चुका है। और उसके पश्चात जो है आपको दिखेगा वो आपको दिखेगा सी की तरह, यानी इसमें भ्रूण का विकास इसी प्रकार होगा। ऊपर आपको पत्तियां के रूप में दिखेगा, नीचे जड़ के रूप में ये प्रव्यक्त हो जाएगा, जिसे हम बीज पत्र या ऊपर जो नीचे जो होगा बीज पत्र होगा और ऊपर जो होगा प्राकुरम आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट में आप जब देखोगे तो उसमें आपको यही दिखेगा
ठीक है, भ्रूण बाध्यता, रेवल्ट और भ्रूण पोषण दिखेंगे, जो कि इसमें तीसरा जो है आपका चौथा डी पार्ट में दिख रहा होगा। तो इसमें आप बहुत क्लियर देख सकते हो कि कैसे जो है बीच में भ्रूण जो है स्थित है, यही चल के जो है आगे नए पौधे बनाने के लिए अग्रसर होता है। अगर आप जो है मैगजीन यानी मक्का के पौधों में देखोगे कि बीज कैसा है, तो बीज जो है आखिरी वाला जो आपको दिख रहा है वो जो है मक्के का ही दिखाया गया है, जिसमें आप देखोगे कि बीज चोल दिखेगा, फल भित्ति दिखेगा, फलविवरण पर्व दिखेगा, वर्तिकांग आधार दिखेगा, भ्रूण पोषण दिखेगा, एपिथेलियम दिखेंगे और स्कूलटेम्स और प्रैकुलन चोल भी नज़र आपको दिखेगा, और प्रैकुर और मोडिकुलेंट और क्लोजाइजस तो दिखेंगे ही दिखेंगे। तो ये सारे जो होते हैं पौधों में आगे बढ़ाने के लिए अपने महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं अगर हम दूसरा बात देखें तो वो होती है दोस्तों मक्का एक बीजपत्री के दाने का संरचना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मक्का है वो एक बीजपत्री है, यानी दाने की संरचना है। देखिए कहते हैं संसार में हर एक व्यक्ति का अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। तो कहते हैं हर एक चीज़ का अपना एक महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं मक्का एक बीजपत्र के दाने की संरचना होती है। मक्का का दाना चौड़ी आकृति की होती है और बीज चोल अथवा प्रवाह यानी टेगमैन परंपरा संगलित होती है, और भ्रूण जो है भ्रूण पोषण के सक्रिय सिरे की ओर स्थित होती है। भ्रूण पोषण के बीच जो है मंड और प्रोटीन का भंडारण भरा पड़ा रहता है। तो ये पीएमटी क्वेश्चन भी होता है कि भ्रूण पोषण के भीतर जो होता है मंड और प्रोटीन का भंडारण सबसे अधिक होती है, और सबसे बाहरी परत को जो है एकमात्र प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। जो सबके ऊपरी जो देखिए बाहरी परत जो होती है दोस्तों प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, और रेनिन्स कहलाता है, जिसको हम रेन कहते हैं। भ्रूण में एक बड़ा बीजपत्र होता है जिसे हम जो है प्रशकल यानी स्कोटलम्स कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रोल अदा करता है। कहते हैं भ्रूण प्रशकल भीतर ही रहता है, और उस प्रकार जो है मक्का के जो है एक बीजपत्री के बारे में हमने जाना। देखिए एक बीजपत्री और दो जो द्विबीजपत्री दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और चना और आप इस मक्के के उदाहरण से आप पूरी तरह भली भांति समझ सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस होती है, ठीक है। यहाँ पर जो एक बीजपत्री में जो होता है एक ही बीज पूरी तरह से बनी होती है, और द्विबीजपत्री में आपने जैसे चना में देखा होगा उसको दो भागों में विभक्त होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रख। द सीड इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेच्योरिटी। इट्स बिकम a relative of dry. The metabolic activity of the embryo is slowed down, and in the majority of cases the embryo is entered into the phase of inactive is called to the dermomancies, or some is a case if you favorable condition are available there are germinate. Dermostasis help to the plant to be survive under to the unfavorable condition, and ensure the germination only under favorable condition. There is a most important here germination. The germination is the embryo is lies as a dominant in the seed, but then to seed receive the favorable signal, and there is an input from to the environment is a moisture, suitable temperature and oxygen are available. There is germination is a process by which their embryos grow and establish itself to the seedling. Step of germination. There inhalation of the water through their macropolis and by their seed coat, and seeds swell up as it is get hydrated. An enzyme activity convert the reserved seed from into the soluble form is a glucose, amino acid and fatty acid also. The seed coated is a burst, and the radicals of emerge grow into the root, and then to the blemish grow and develops into the shoots. The germination can be of two types: the apical and hypocal. Apical and hypocal is the most important for the germination of seed. The apical is because of more growth of cotyledons and the some above their ground and from the first leaves of the new plant is the castors, neems and bean and the plumage from the shoot. And hypoposal is there where it's because of poor growth of is a hypocotus, and cotyledons remain underground, and the plumage is emerged from the soil to develop into the shoot system. And magazine and the rice are also example for here is a hypozel fruits is a formation and germination is a magazine and rice. दोस्तों यहाँ पर जो है बीज देखिए बीज अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर बीज जो होती है लैंगिक जनन का एक अंतिम उत्पाद बीज ही होती है, तथा बीज अपेक्षित सूखा होता है और भ्रूण में उपचारित क्रियाओं को धीमी गति से होती है, और कुछ प्रवेकता में भ्रूण जो है प्रवेकता की स्थिति में प्रवेश भी कर जाता है, जैसे प्रसूति भी कहते हैं, यानी प्रसूति कहते हैं। यदि बीज
जो है अनुकूल परिस्थिति मिल जाता है तो वे जो है अंकुरन बन जाता है। और कहते हैं प्रसूति जो है डेमोमेंसी पौधों को प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर बीज रहने में सहायता करती है तथा ये जो है अस्वस्थ रहती है। ये केवल जो है अनुकूल परिस्थितियों में ही अंकुरन हो सकता है। देखिए एक विशेष परिस्थिति जब तक पैदा नहीं होता है ना तब तक अंकुरन जो होती है नहीं होता है। अब अंकुरन क्या है, देखिए अंकुरन जो है बीजों के भ्रूण प्रस्तुति कहते रहते हैं, यानी जो है बीजों को भ्रूण प्रस्तुत रहते हैं, लेकिन जब भी बीज अनुकूल परिस्थिति को प्राप्त करते हैं और पर्यावरण पर जो है तापमान और ऑक्सीजन और जल वाष्प अनुकूल होते हैं तब बीज जो है अंकुरन होती है। यानी आप जो है देखिए चना जो अगर ऐसे ही छोड़ देते हो तो वो अंकुरन नहीं होगा, जब तक उसको हम फुलाते नहीं हैं, थोड़ा नमी नहीं डालते तब तक उसमें अंकुरन आना शायद संभव नहीं है। तो इसके लिए जो है पर्यावरण फैक्टर यानी तापमान, ऑक्सीजन और जल वाष्प अंकुरन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी अंकुरन संभव है। अंकुरन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भ्रूण वृद्धि करता है। देखिए अंकुरन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भ्रूण जो है वृद्धि करता है और स्वयं को एक नन्हे पौधे के रूप में प्रव्यक्त हो जाता है, यानी नन्हे जो है पौधे के रूप में बन जाता है। अब देखिए अंकुरन के चरण कौन कौन से होते हैं। कहते हैं अंकुरन की अगर कराना है आपने तो पानी को जो है सूक्ष्म द्वार और बीज चोल के द्वार अंत शोषण कराना पड़ेगा, यानी इसको अब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। जब उसे पानी मिलता है तो बीज फूल जाती है। आपने देखा होगा चना को जब पानी मिलता है तो देखते हो फूल जाता है, तो फूल जाता है तो एंजाइम क्रिया द्वारा संचालित बीज पोषण गुलित अवस्था में बदल जाता है। यानी जो इसमें एंजाइम होती है दोस्तों वो जो होता है बीज पोषण के लिए गुलित रूप में प्रव्यक्त हो जाता है और जो है ग्लूकोज अमीनो अम्ल अवश्य घोल का अम्ल जो उसमें जो है बनने लग जाता है। यानी सारे जो है ग्लूकोज अमीनो अम्ल सारे के सारे जो वाष्य घोल सारे के सारे उसमें जो होता है एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। कहते हैं बीज चोल फट जाता है और जो मूल कंक निकल जाता है जिससे जड़ें बनती और तब जो प्रकरण वृद्धि करता है प्रवृद्धि कर जाता है। यानी अगर देखोगे बीज चोल अगर आप देखोगे तो फट जाएगा, यानी बीज फटने से क्या होगा उसमें अंकुरन आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी एक नन्हा पौधा में कन्वर्ट हो जाएगा। कहते हैं अंकुरन दो प्रकार से होती है। देखिए अंकुरन भी दो प्रकार से होती है। एक होता है एपिजल, यानी इसको हम भूमध्यपरिक कहते हैं, यानी एपिजल होता है जो कहते हैं यहाँ जो है बीज पत्र जमीन से बाहर आ जाता है, यानी बीज पत्र जो दोस्तों होता है जमीन से बाहर आता है और नए पौधे प्रथम पत्तियाँ बनता है। उदाहरण आप देखोगे तो मरंडी, नीम, सेम, प्राकुल बीजाल से निकलते हैं। अगर दूसरा देखा जाए तो हाइपोजेल कहलाता है। हाइपोजेल जो जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधोभूमिक। अधोभूमिक का मतलब यही होता है कि जहाँ पर बीज पर जमीन के भीतर ही बने रहते हैं और प्राकृतिक मुद्रा से ही निकलते हैं तथा उसे प्रोत तंत्र बनता है। उदाहरण के तौर पर आप देखोगे मक्का, चावल सब इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरता है। The next topic is fruits. Fruits is the most important topic here. A fruit is defined as the ripened ovary. There is ripened ovary, different part of the edibles in the different fruits. There is the significance of the fruits here. It is a protect of seed. There is a protect of seed, and one declares fruits which the contain chemical substance is erosion of soil and is a help to the disappearance of the seeds. There is a unripened fruits has a different taste but no smell. There is a unripened fruits has a different taste but is no smell. But the some fruits when the ripens to has a good taste and the smell. The mango, banana, there are following change that take place during to the ripen of fruits. The here ripen the fruits of their starch is converted into the sugar. The ripen of fruits is the most important. The starch is converted into the sugar and the production of the various organic substance. Ester give it a different texture, taste and flavor. There is production of the various of organic substance. There is a texture, taste and flavor. The breakdown of the chlorophyll leads to the change in the color of the skin of fruits. There is the most important significance for here. And Paratherocarpus, the Paratherocarpus is when the fertilization fails, seeds are not be formed. The fertilization are failed, there is not to be seed formed, but is the contain plants ovary develop into the fruits. Is the grapes and banana. There is not to be seed are present because the fertilization seeds are failed. For example, grapes and banana are no present of seed on here. The phenomenon of developing a fruit from the unfertilized ovary is called to the parathenocarpus. The parathenocarpus such as the fruit which are seedless. There is a seedless are called paranocarpic. Paranocarpic is a seedless fruit.
nocarpix is a seedless fruit. The commercial value of the Paranocarpus fruits here. The Paranocarpus fruits are seedless and their heinous value more for the eating purpose are the containing of dead seeds which cannot be developed in the new plant. And these fruits contain a insufficient is the growth of hormone. There is a fruits contain a sufficient growth of hormone. There is a seedless. There is a called Paranocarpus fruits. देखिए दोस्तों, हम जो अब टॉपिक में बात करने जा रहे हैं वो फल है। देखिए फल आखिर क्या होता है, ठीक है, फल कैसे मिलता है, फल क्या होता है। तो फल आपको दोस्तों ये होता है जिससे हमें खुशी मिलती है। फल कई प्रकार के होते हैं, एक तो आपका मेहनत का फल होता है और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं पेड़ों में लगने वाला फल की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, कहते हैं अगर कोई चीज़ की आप मेहनत करते हो तो फल भी आपको मिलता है, ठीक है। जैसे अगर आप बार बार वीडियो को देखते हो और समझते हो और तरह तरह के क्वेश्चन भी करते हो तब जाके आपको अच्छी क्लैरिटी आएगी और एग्जाम में अच्छे से अच्छे करने के लिए आप अग्रसर रहोगे। तो ये तब होता है ना जब बच्चे अच्छे से जो है ज्ञान प्राप्त करें, समझे कि आखिर होता क्या है। और दूसरी बात होता है उसको हम अच्छे से नोट कर ले अपने नोट कॉपी पे, ठीक है। जो बच्चे समझदार होते हैं वो क्या करते हैं, टॉपिक को पहले समझ लेते हैं और फिर जो जो इंपॉर्टेंट बात थी उसको जो है नोट आउट कर लेते हैं। तो ऐसे करने से आप जो होगे काफ़ी समझदार और काफ़ी आपको समझ भी रहेगी, क्योंकि नोट डाउन करने से ये रहेगा कि जब भी हम करेंगे हम अच्छा हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है, और एग्जाम के प्रिपेयर भी हो जाएगा। तो ये करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। साथ में ये भी बात रहता है कि अगर मान लीजिए कोई पढ़ाने वाला व्यक्ति अच्छा है तो उसके बताए हुए रास्ते भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और वो दूसरे के लिए भी फायदेमंद साबित होता है, ठीक है। तो दूसरे को कहते हैं आपके जरिए दूसरे को भी फल प्राप्त हो जाता है। तो यही बात त्रिपाण स्टडी सेंटर का भी अग्रसर रहता है हमेशा कि ये वीडियो जो है मैक्सिमम उन बच्चों तक पहुंचने के लिए आप माध्यम बनो जिनको ये ज़रूरत है, जिनको ये फल प्राप्त हो सके, जिनसे वो जो है फल का जो है उपयोग कर सके और अपना जीवन को जो है लाभान्वित कर सके। तो ये जरिया आप बन सकते हो। कहते हैं जैसे आपको पता है कि हमने सारे प्रोसेसिंग पढ़ा कि फ्रूट कैसे बना, ठीक है, तो फ्रूट पे हम आ गए तो फ्रूट बनने में कितने प्रोसेसिंग लगे। तो इसी प्रकार से जो है आप तक, जैसे कि देखिए मैं ये बनाता हूँ, फिर इसको पूरा प्रोसेसिंग डालता हूँ, फिर प्रोसेसिंग के बाद आपको अपलोड करता हूँ, तो उसके बाद जो है आप तक पहुँचता है और आप देखते हो और इसको समझते हो। लेकिन अगर आप इसको आगे नहीं फॉरवर्ड करोगे, दूसरे बच्चे तक नहीं पहुँचाओगे तो मेरा क्या अर्थ रह जाएगा। मैं तो सिर्फ पेड़ बन के ही रह जाऊँगा, ना तो फल मिलेगा, ना आगे वो फूल खिलेगा, ना ही आगे डेवलपमेंट होगी। और डेवलपमेंट होगा तो आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि देखिए जितना फल इसमें लगेगा उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। और फल के रूप में जो है आने वाला हमारा टॉपिक है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो उसमें भी बच्चों को बहुत तरह की प्रॉब्लम रहता है। तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री समझाने का भी आपको पता है अलग रहेगा त्रिपाण एससी सेंटर में। तो ये तब होगा जब आप इसको जो है अच्छे से अच्छे और बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करोगे, व्हाट्सएप पे लगाओगे, दूसरे बच्चों को शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, जो जो आपसे बनता है आप सारे क्रम करने ही पड़ेंगे, क्योंकि तभी जो जाके आगे त्रिपाण सेंटर बढ़ेगा जो है आपके लिए तरह तरह के फल जो है आपको लाएगा। तो ये तब होता है जब बच्चे जो है अग्रसर होते हैं और उनके दिल में इच्छा होता है, कहते गुरु के प्रति जो है आदर व्यक्त होता है, तब ये क्रिया होती है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर गलत कमेंट मारते हैं या कुछ भी गलत कहते हैं तो वो गुरु के प्रति जो है सही विचारधारा नहीं होती है। ये आपका जो है गलत चीज़ों का जो रिप्रेजेंट करता है। कहते हैं अपना अपना समझाने का सबका ढंग होता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है कि समझाने का ढंग जो है सबसे अच्छा है। अगर नहीं समझ में आया, आपको डिजिटलाइज की दुनिया में खुआ दिया गया, पूरी तरह डिजिटलाइज कर दिया गया, अगर आपको पढ़ने नहीं पड़ा तो इसका मतलब है कि वो पढ़ा हुआ आपका चंद मिनट भी या चंद घंटा भी सब बेकार चला गया। लेकिन कहते हैं अगर चंद सेकंड में आपको पूरी टॉपिक समझ में आ गया तो इसका मतलब है कि आपका देखा हुआ सफल हुआ। तो इसमें सफल तभी होगा अगर आपको अच्छा लगता है, अगर बेस्ट है, कोशिश अच्छा हो रहा है तो आपको इसको शेयर करने की ज़रूरत है। तभी त्रिपाण सेंटर मानेगा कि मैं जो हूँ अच्छा से अच्छा आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सोचना नहीं है दोस्तों, विचार नहीं करना है, इसको जितना हो सके दूसरे बच्चे तक पहुँचाने के लिए आप माध्यम बनो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे से अधिक टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानते हो और कैसे पहुँचाना है ये आप भली भांति
समझते हो। तो यहाँ पर जो यही बात आता है फ्रूट के लिए, यानी फल। कहते हैं फल की परिभाषा के फल एक पका हुआ अंडाशय होता है, यानी पक गया अंडाशय होता है। और कहते हैं अलग अलग फलों में जो है खाद्यशील भाग अलग अलग ही होते हैं। फल का महत्व दोस्तों इस बात पे महत्व रखता है कि फल जो होती है बीज की सुरक्षा प्रदान करती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यही आता है कि फल जो होती है, यानी जो इसके गूदे होते हैं, वो बीज को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। सड़ जाने पर फल जो है, इनमें से रसायन पदार्थ होते हैं, मिट्टी को उपजाऊ भी बना देते हैं। और मान लीजिए फल जो है धरती पर गिर जाता है तो वे पोषण तत्व भी देते हैं प्लांट को। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है जो आपको शायद पहले पता भी ना हो। यह बीजों में प्रकरण यानी डिस्पोजल में सहायक होता है, यानी बीजों के प्रकरण डिस्पोजल में काफ़ी सहायक होता है। कहते हैं कच्चे फल का स्वाद भिन्न होता है तथा उसमें सुगंध भी नहीं होती है, लेकिन पक जाने पर उसी फल के स्वाद सुगंध दोनों ही मधुर हो जाते हैं। जैसे आम और केला को आपने देखा होगा, आम और केला का ऊपर सूंघिएगा जब वो कच्चा होता है तो कोई सुगंध नहीं आएगा, लेकिन जैसे अगर वो पक जाती है आप सुगंध सूंघ के ही आपका मन जो है तृप्त हो जाता है। फल के पकने की प्रक्रिया में निम्न परिवर्तन होता है। देखिए कौन कौन सी परिवर्तन, आखिर फल पकता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है। यहाँ पर दोस्तों जो मड होती है ना वो शर्करा में बदल जाती है, यानी मड जो होती है जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, आपका शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मड जो होता है शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। और अनेक कार्बनिक पदार्थ विपोपात एस्टरोस यानी एस्टर्स में बने जाने से फल में गठन और स्वाद और सुगंध में अंतर आ जाता है। यानी किसकी वजह से होता है, एस्टरो की वजह से होता है। एस्टरो जो होती है दोस्तों फल के गठन और स्वाद में और सुगंध के लिए उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार जो है फल अपनी विभक्त रूपों में करता है। कहते हैं क्लोरोफिल के अपघटन के फल के जो है बाहरी छिलके के रंग में फ़र्क आ जाता है, यानी क्लोरोफिल के जो अपघटन के कारण ही जो ये इसमें जो है रंग में फ़र्क आ जाता है। यानी फल जितना जो है पकेगा उतना जो है उसमें हार्मोन ग्रोथ करेगा, तभी जो है वो पकेगा। यानी जितना हार्मोन उसमें एक्टिव होगा उतना ही फल आपको पकता रहेगा। अब केला को 2 दिन छोड़ दीजिए, देखिए धीरे धीरे उसमें हार्मोन ग्रोथ करेगा और सडनली जो है और भी पकता चला जाएगा और एटलीस्ट वो ख़राब भी हो जाता है। तो ख़राब होने के कारण भी हार्मोन ही होता है। यानी हमसे इससे बहुत कुछ हमें प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर एक अनिशेफक्लन यानी पैराक्लोरोकार्पिस की बात किया जा रहा है। अब देखिए जो अनिशेफक्लन जो होती है एक ऐसा प्रोसेसिंग है जब निषेचन नहीं होती है तो बीज भी नहीं बनता है। आपको पता है जब निषेचन नहीं होती है तो बीज भी नहीं बनता है, लेकिन कुछ पौधों में अंडाशय के फल बन जाते हैं, उदाहरण अंगूर और केला इत्यादि। आपने देखा होगा कि अंगूर में बीज नहीं होता है, न ही केला में होता है, क्योंकि इसके जो निषेचन होता ही नहीं है बीज में, यानी ये फर्टिलाइजेशन होती ही नहीं है। कहते हैं अनिषेचन अंडाशय के फल बनने की परिघटना को हम अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन यानी उस प्रक्रिया को दोस्तों हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन यानी पैराथेनोकॉर्प्स कहते हैं। और इस प्रकार बने फलों को जो है अनिषेक फलनी फलन कहते हैं। अनिषेक फलनी फलन कहते हैं, यानी पैराथेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। अब देखिए जो पैराकाल्पिक फलों की क्या महत्व है, यानी अनिषेक फलनी फल का क्या महत्व है। कहते हैं फल बीज रहित होती है और इसलिए खाने के उद्देश्य से इनका महत्व बढ़ जाता है। बहुत से लोग जो है बीज से परेशान होते हैं तो उनको ग्रेप्स और बनाना काफ़ी पसंद होता है, क्योंकि इसमें छिलते हैं और डायरेक्ट मुंह में डाल देते हैं, तो वो भी काफ़ी इनको अच्छा लगता है। तो खाने के लिए भी काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। उनमें बीज होते तो हैं परंतु उनमें नया पौधा नहीं बनता है। यानी आपने देखा होगा केला को पीछे बीज देखोगे तो काले काले आपको जरूर दिखेंगे, लेकिन वो बीज जो होते हैं जो पूरी तरह से फर्टिलाइजेशन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, यानी उन्होंने जो है फर्टिलाइजेशन देने की क्षमता खो रखा है। फलों में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हार्मोन विद्यमान होते हैं। आप फल जो भी खाइए सब में जो है हार्मोन उचित मात्रा में उपलब्ध होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनको फल अधिक से अधिक खिलाना चाहिए। फल खाने से क्या होता है, उनमें वृद्धि हार्मोन जो होती है उनको प्राप्त होती है और न जाने कितने प्रकार के जो है हार्मोन उसमें उपस्थित होते हैं और जिसकी वजह से बच्चे जो है वृद्धि करते हैं। तो ये बात शायद आपको पता न रहा हो कि आप दिन प्रतिदिन तो बच्चों को खिलाते हो, फल फ्रूट खिलाते हो, लेकिन शायद ये बात आपको शायद नॉलेज न रहा हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप जितना हो सके बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि फल को खाए, क्योंकि फल में जो है हर प्रकार के एंजाइम भी होती है और हार्मोन भी होती है जो उनको वृद्धि में और उनका ज्ञान में और उनका जो है
हाइट में बढ़ने में काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान देगा। आप जो मर्जी खिला लो, दवाई खिला लो, जो मर्जी खिला लो, उससे जो है बच्चों पर विपरीत प्रभाव ही पड़ता है। लेकिन अगर फल फ्रूट से उनको प्राप्त जो हार्मोन होती है वो काफ़ी उनको फ़ायदेमंद होती है और उनका सेहत पे भी किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता है। आजकल हम देखते हैं तरह तरह के केमिकल बच्चे के लिए आप लेके आते हो, ठीक है, तरह तरह के बना हुआ चीज़ लेके आते हो, इससे सोचते हैं कि स्ट्रॉन्गर और शार्पर बनेंगे, लेकिन शार्पर नहीं बनते हैं। कहते हैं जो नेचुरल चीज़ होती है वो नेचुरल ही होता है। अगर मान लीजिए आप वृद्धि हार्मोन लेते हो तो आपका हाइट इतना बढ़ेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वही अगर आप प्राकृतिक रूप में आप बढ़ोगे तो आप स्ट्रॉन्ग भी होगे और अच्छे भी रहोगे, क्योंकि आपको पता है केमिकल के द्वारा बनाया हुआ कोई भी पदार्थ सही नहीं होता है और ये बच्चों के लिए भी काफ़ी घातक होता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगला टॉपिक जो हमारा और भी महत्वपूर्ण रहता है, जिसके हम बीज के बारे में और भी जानेंगे और बीज के साथ जो है अंकुरण के चरणों के विषय में हम यहाँ करेंगे, यानी एंजियोस्पर्म्स के बारे में भी हम यहाँ पर बातें करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसी तरह त्रिपान नर्सरी सेंटर के साथ बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना मत भूलिएगा।